गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रितु आप सभी का फिल द फॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। गुड आफ्टरनून राम परवेश, लखन। चलिए सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और जो लोग अभी हो रहे होंगे उनका भी वेलकम है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। एक बार आप सभी बता देना कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है आप सभी के लिए। एक बार सभी ओके कर देना। भावेश तिवारी, गुड आफ्टरनून भावेश। शालिनी, पप्पू कुमार, एसके, सभी को गुड आफ्टरनून। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। चलिए ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको फिल द फॉर्म के बारे में दे देते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें भी थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए कि फिल द फॉर्म का हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है और इसका इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी पूरी सी टेट और एस टेट की तैयारी के लिए हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं। इनकी आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जो 3 पीएम पे क्लास होती है सीडीपी की, यानी ऋतु मैं आपकी 3 पीएम पे मंडे टू सैटरडे क्लास लेती हूँ। और ये जो हमारी क्लासेस हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही हैं। और ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री हो रही हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और सीडीपी का सेक्शन जो मैं ले रही हूँ ये आपके दोनों पेपर के लिए मैं तैयारी आपका करा रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो अभी हम करा रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, आज हम एमसीक्यू करेंगे जो आपके कई एग्जामों में पूछे गए हैं। हर एग्जामों से मैंने उसको उठाया है ताकि आपके क्वेश्चंस कोई किसी भी तरह से छूटे नहीं, हर जगह आपके क्वेश्चन वो आप कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, I got 130 marks in psychology and chance for net। देखिए अगर आप नेट की तैयारी में कर हुई है, आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें आप अच्छा अगर आप परफॉर्मेंस करें तो काफ़ी अच्छा आपका करियर है ना। तो 130 मार्क्स आप पाए हैं तो मे बी चांसेस आपके हैं कि आप उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नहीं संडे को हमारी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, हमारी मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं। बट एग्ज़ाम टाइम जैसे-जैसे आपका पास होगा ना तो हम लोग संडे को भी क्लासेस लेंगे। और अभी आप लोगों के लिए बता दूँ कि हमारी डाउट क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, जो मैं और सुखवंती मैम करेंगे आपके साथ गूगल मीट पे। टेलीग्राम चैनल पे हमारा लिंक जाएगा, जहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई डाउट है, तो हम वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है? गुड आफ्टरनून जरीन, धानी, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। आशा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इन एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी और ज़्यादा हेल्प मिले, यही आशा करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। गुड आफ्टरनून मीला। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। गेट सेट रेडी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है, वह किस बुद्धि लब्धि का बच्चा होगा या बालक होगा? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली होगा? द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इज बिटवीन 90 एंड 110, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, शार्प इंटेलेक्ट, एक्सीलेंट इंटेलिजेंस या टैलेंटेड होगा। ठीक है, आंसर करेगा सभी। सभी को गुड आफ्टरनून।
जो 90 से 110 आईक्यू लेवल के बच्चे आते हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, एवरेज वाले कहे जाते हैं। मैक्सिमम हम लोग उसमें ही आते हैं। जो 130 जाते हैं या 120 से अबव जाते हैं, 110 से, वो आते हैं हमारे प्रखर बुद्धि यानी शार्प इंटेलिजेंस। और एक्सीलेंट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, 130 वाले होते हैं। और 140 में जो जाते हैं वो हमारे टैलेंटेड होते हैं। 140 से ऊपर भी जाते हैं, 170 तक आईक्यू इनकी पाई जाती है, वो हमारे होते हैं टैलेंटेड बच्चे। ठीक है, जो 90 से 110 होता है ये जनरल इंटेलिजेंस वाले बच्चे कहे जाते हैं। ठीक है, तो जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है कि सामान्य बुद्धि होती है 90 से 110। 110 से ऊपर जो 120 में जाते हैं वो हमारे होते हैं प्रखर बुद्धि। 130 में जो जाते हैं वो उत्कृष्ट बुद्धि होते हैं। और जो 140 या उससे अबव में जाते हैं वो हमारे होते हैं टैलेंटेड बच्चे। ठीक है, पेड कोर्स के लिए दीपा पूछ रही हैं, जो हमारा टेलीग्राम आपका वो व्हाट्सएप नंबर है जो आपको शो करता है, फर्स्ट में लास्ट में भी मैं दिखा दूंगी। आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा, वहां से आपको बता देंगे कि वो वेबसाइट पे आप जाकर वहां से आप सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हैं दीपा। ठीक है, वहां पे आपके चैनल्स के लिंक्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं जो जो क्लासेस हुई हैं, और प्लस उसके आपके नोट्स भी वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे के लिए निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है, वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है। जो राइट टू एजुकेशन बताया गया था 2009 में जो आई थी पॉलिसी, उसमें जो बच्चों की शिक्षा की बात कही गई थी वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बात करी गई थी। 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो सभी फटाफट आंसर करिएगा। ज़रीन, ठीक है ज़रीन, आप व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 81 से जो स्टार्ट है, वहाँ पे आप कॉल करिएगा। तो वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेगी, और जो हमारे डाउट क्लासेस होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगे, और जितनी भी आपकी समस्याएं क्लासेस में आती हैं वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, जिसमें बच्चे का बोलते हैं इंटेलिजेंस और उसकी डेवलपमेंट किस में सबसे अच्छी होगी। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है उसको करने में, तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ। ठीक है, तो सभी बताइएगा कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है। द मैक्सिमम गुड ड्यूरेशन ऑफ अ चाइल्ड्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि। एक बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक विधि इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे के वृद्धि और विकास यानी उसके फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटली डेवलपमेंट दोनों की बात कही जा रही है। तो जो हम कहेंगे तुलना नहीं करेंगे, मनोविश्लेषणात्मक हमारे आंतरिक सोच, हमारे मानसिक जो क्रियाएं होती है उनके चीजों के लिए हम अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं मनोविश्लेषण में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि को भी जोड़ा गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विकासीय विधि, यानी बच्चे के विकास को हमको देखना है कि उसका विकास किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है और वो कहाँ तक हो रहा है। तो जो सबसे अच्छी विधि अगर उसको मानेंगे तो वो किसको मानेंगे, विकासीय विधि को मानेंगे। ठीक है, जो थर्ड का हमारा आंसर होगा वो सही होगा, सी। हाँ, जिनका, शाहीन का, संजय, इन लोगों का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, आप सभी का सही है, थर्ड के लिए सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास और सीखने के बीच संबंधों की प्राकृतिक को लेव वाइगोट्स्की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी की विशेषता के रूप में देखा गया है। यह प्राकृतिक रूप में रेखीय यानी एक सीधी लाइन में चलती है, प्राकृतिक में स्थिर है यानी जो भी परिवर्तन हो गया उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, डायनामिक है,
नेक्स्ट हम कहते हैं सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, यानी पहले हम सीखते हैं, फिर सीखते सीखते विकास होता है। फिर विकास अक्सर सीखने से पहले होता है, यानी विकास पहले हो जाता है, डेवलपमेंट पहले हो जाता है, और सीखना जो है वो बाद में होता है। तो लेव वाइगोट्स्की जी के जो बात कही थी वो किस संदर्भ में सही है? आंसर करिएगा फोर्थ का। तो लेव वाइगोट्स्की जी के अनुसार जो जेडपीडी का दिया गया था कि बच्चे की एक संभावित सीखने की क्षेत्र होता है जहां पर वो किसी के मदद के द्वारा अपने जो उच्च जहां पर वो पहुंच सकता है, जो वो सीख सकता है, व्हाट कैन ही डू, तो वहां तक उसको हेल्प के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इन्होंने जो बात कही, इन्होंने क्या बोला कि सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, यानी बच्चा जब कुछ चीजें सीखता है धीरे धीरे उसमें और ज्यादा विकास होने लगता है और वो चीजों को परफेक्ट करने लगता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है लखन, पप्पू, जरीन, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है, डी नहीं होगा। इन्होंने बोला कि सीखना क्या है, लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट्स ना, ये होगा कि सीखना अक्सर विकास से पहले होता है, यानी जो बच्चा सीख सकता है वो उसकी कैपेबिलिटी है उस चीज को सीखने के लिए, और जब उसको किसी की हेल्प मिलती है तो वो उस चीज को और बेहतर अच्छी तरीके से सीख सकता है, यानी उसका विकास हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल 0 पॉइंट पे नहीं होता है। चलिए, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सी सही होगा, यानी कि थर्ड नंबर सही होगा, सीखना अक्सर विकास से पहले होता है। इसी पर एक और प्रश्न घुमा के आपके पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? उसमें ऑप्शन दिया था, तो उसमें यही ऑप्शन आपको दूसरी तरीके से पूछेगा, तो उसका राइट आंसर जो होगा कि विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी विकास जो होता है पहले अधिगम होता है, उसके बाद उसका विकास होता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानसिक वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड होती है? मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स? फिफ्थ का सभी आंसर करिएगा। हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर ओनली, नन ऑफ दीज। फिफ्थ के लिए सभी आंसर करिएगा कि मानसिक वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण कारक, या केवल पर्यावरणीय कारक? अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि केवल पर्यावरण और केवल अनुवांशिकता, तो इसको बिल्कुल सीधे ही काट दीजिएगा कि कभी भी वृद्धि और विकास केवल एक फैक्टर नहीं होता है, वो हमेशा हमारे अनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट होता है, यानी दोनों का गुणात्मक संबंध होता है, अंतःक्रिया होती है दोनों की, उसके द्वारा इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है। टोटली केवल अनुवांशिकता ही नहीं डिपेंड होती है जिसपे वृद्धि और विकास होता है, ना ही हमारा पर्यावरण या वातावरण होता है। तो जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, चलिए, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और ये क्वेश्चन तो आप ध्यान से पढ़ ही लेना कि जहाँ पे भी आपके वृद्धि और विकास में कोई भी क्वेश्चन पूछता है और आनुवांशिकता और पर्यावरण हमेशा दोनों का आंसर कॉम्बिनेशन ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि बी होगा। बिल्कुल सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक बच्चे के विकास के लिए सबसे कठिन उम्र कौन सा होता है जिसमें वो काफी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करता है? वो स्थिति कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड, टीन एज, यंग एज या एडल्ट एज? हाँ जरीन बिल्कुल सही बोल रही है, सभी का सही है आंसर।
तो आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा कि द मोस्ट डिफिकल्ट एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज, जो सबसे डिफिकल्ट एज, कठिन अवस्था या आप कहें उपद्रव की अवस्था, कौन सी अवस्था उसको कही जाती है। तो ये प्रश्न काफी काफी बार आपके बने हुए हैं और ये केवल ना कि सी टेट में पूछे गए हैं, ये आपकी केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। विवेक राज पूछ रहे हैं, मैडम आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली आई एम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं वाराणसी सिटी से हूँ, रिलेटेड हूँ, बट अभी मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में हूँ। 6 का बी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लगा है कि उपद्रव, काफी कठिन अवस्था, डिफिकल्ट एज, जिसमें बच्चे काफी तनाव उत्पन्न होता है क्योंकि काफी फिजिकल डेवलपमेंट उनके अंदर जो होती है वो काफी होती है, बॉडी चेंजेस होती हैं, काफी तरह के इमोशनली फैक्टर्स, सोशली फैक्टर्स, हर तरह के फैक्टर्स बच्चों को इफेक्ट करते हैं इस एज में। तो टीनेजर्स जो कहे जाते हैं वो काफी तरह के उपद्रवी अवस्था में होते हैं क्योंकि इस स्थान में जो उनकी मानसिक संवेग होते हैं, हर तरीके वो काफ़ी डेवलप हो चुके रहते हैं, हर चीज़ों को समझने लगते हैं। ठीक है? तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण का सहसंबंध है, किसके साथ है? साथी के साथ है, आश्रित के साथ है, बुजुर्ग के साथ है या सभी के साथ है? सभी का आंसर बिल्कुल सही है 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी आंसर करिएगा कि हेरिडिटी एंड एटमॉस्फेयर आर कोरिलेटिंग, किसके साथ उसका सहसंबंध है? यस, भावेश जी बोल रहे हैं, बिल्कुल मेरी जितनी एजुकेशन हुई है सब वाराणसी से ही हुई है। सेवन का डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का कि सभी के लिए आनुवंशिकता और वातावरण, साथी, आश्रित, बुजुर्ग जो भी हो हमारे सब पे उसका संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों के रास्ते में आता है, यानी जेंडर इफेक्ट जो हम बोलते हैं कि लड़कियों के लिए कौन सी चीजें जहां पर वो रोकती हैं उनके विकास को। ठीक है, ओके भावेश जी, आप भी वाराणसी सिटी से ही हैं? चलिए फिर हम लोग सेम सिटी के हो गए। एट्थ का सी बोल रहे हैं। अगर हम कहें कि लड़कियों की जो बातें हो रही हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की, तो हम कहें सामाजिक मान्यताएँ भी होती हैं जो हमारे समाज में चली आती हैं, वो भी रोकती हैं। परिवार में भी इस अगर स्टार्टिंग अगर हम कहीं से कहें कि जो लिंग का स्टार्टिंग सेपरेशन जो होता है, वो कहाँ से होता है? हमारी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? फिर लिंग भेद वो तो है ही है कि ये हर जगह मिलेगा, आपको आपके परिवार में, बाहर में, स्कूल में, हर जगह ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? 8th का डी होगा, यानी कि सभी होंगे। ना चाहते हुए भी ये चीजें कहीं ना कहीं हमको फेस करनी पड़ती है, देखते हैं हम अक्सर अपने बच्चों से या कैसे भी ट्रीट करते हुए ये चीजें बोलते हैं कि आप लड़की हो तो आपको ऐसे करना, आप लड़के हो तो आपको लड़कियों की तरह ऐसे ट्रीट नहीं करना, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है, जो कि ये चीज पूर्णतः गलत होती है। तो इसी चीज को हम रोकना कोशिश करेंगे। ठीक है, साइंस की क्लासेस आपकी चंद्रशेखर सर लेते हैं, वो 3 डेज होती हैं और वो होती हैं आपकी 10 AM पे। ठीक है प्रीति, चलिए सर आंसर सही है आपका डी। ठीक है, 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th का जिन्होंने सी बोला, सी नहीं होगा, डी होगा, मतलब सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का एक स्वीकृत चरण नहीं है? इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका नहीं है पूछ रहा है। पारस्परिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिवाद, सामाजिक संविदा और सामाजिक अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। और किसी को भी ऐसा है कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है?
सभी को क्लियर है स्क्रीन? एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा। लखन जी बोल रहे हैं कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप सबके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप सभी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? प्रिया रवि कुमार यादव, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। आई एम मैरिड। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है दिखने में ना, तो आप अपना स्क्रीन देख लो। आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर के लिए आंसर किया है सी और डी। हाँ, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्ट एंड सोशल राइट्स। सोशल कंस्ट्रक्ट की तो बात कही थी, पर सोशल राइट की बात नहीं की थी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो समाज में हम एक दूसरे को देख के रिलेट करके उस चीज को करते हैं। ठीक है, तो ये भी होगा व्यक्तिवाद की। इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात कही है कि बच्चे स्वयं को निर्देशित करने के लिए व्यक्तिवाद यानी प्राइवेट स्पीच करते हैं, और ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, यानी नैतिकता जो होती है वो सब जगह दिखती है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो जो राइट इसमें से जो नहीं होगा वो क्या होगा? सामाजिक संविदा और सामाजिक अधिकार। ठीक है, क्लियर है सभी को? हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर छोटा दिख रहा है तो ठीक है। अगली बार से मैं फॉन्ट और थोड़ा बड़ा यूज करूंगी, बट हमारी जो स्लाइड्स होती है हमको दोनों लैंग्वेज लेके चलना है, इसलिए मे भी हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, बट हिंदी आपको क्लियर दिख रही होगी आई थिंक। रवि कुमार जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th नंबर के लिए, कि निम्नलिखित में से किसे अनुभूति का कारक नहीं माना जाता है? यानी जो हमारे क्या बोलते हैं कॉग्निशन या इमोशंस होते हैं, कौन से इसमें नहीं है? ठीक है, तो इसका करिएगा भय, पीछे हटना, क्रोध या भूख। जो अनुभूति नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अनुभूति नहीं है। ठीक है, थैंक यू भावेश जी, बोल रहे हैं सभी क्लियर है, तो अच्छी बात है। 10th का कह रही हैं बी, बिल्कुल सही बात है। भय भी हमारा क्या आता है? इमोशंस आता है, कॉग्निशन में होता है। जो संवेग होते हैं, भय भी होता है, क्रोध भी होता है, भूख भी होता है, और ये सब क्या होते हैं? हमारे जैविक होते हैं, यानी कि जो हमें अपने जन्म से ही ये चीजें हमें मिल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, कि जो पीछे हटना जो है वो क्या है? संवेग नहीं है या कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आदर्श शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस चीज पर केंद्रित करना चाहिए? सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, 10th का बी होगा। ठीक है, लेखनी, हेमलता, सनम, सुरेंद्र, सभी आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बहुत स्मार्ट बच्चे हो, सभी बहुत अच्छे हो, और मैं आशा यही करती हूँ कि आप सब सीडीपी में बहुत अच्छा करोगे। सीडीपी में ही नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि शिक्षण विधियों पर, पढ़ाए जा रहे विषय पर, छात्रों और उनके व्यवहार पर, या इन सभी पर? तो भावेशी का जवाब बिल्कुल सही आ गया, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जो होगा आंसर हमारा डी होगा, कि शिक्षण विधियों पे भी एक टीचर को ध्यान देना है, पढ़ाए जा रहे जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस पे भी हमें ध्यान देना है, और छात्र कैसे उस चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार क्लास में कर रहे हैं, उसे भी हमें देखना है। तो हर चीजों को हमें देखते हुए चलना है, एक शिक्षक को हर चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा डी होगा, इन सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि पाठ्यक्रम लचीलेपन की अवधारणा का रूपांकन जो लाभ उठाता है वो कौन से विद्यार्थियों के लिए है? कि पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल बनाना, तो विकलांग विद्यार्थियों के लिए, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए, या आरक्षित जाति, या ये सभी होंगे? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12th का सभी आंसर करिएगा कि पाठ्यक्रम लचीलापन यानी जो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी है वो किन छात्रों के लिए लाभ है, किसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है। सभी आंसर कर रहे हैं डी, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो किसके लिए होगा, डिसेबल स्टूडेंट यानी जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स है क्लास में अधिगम करने में, अल्पसंख्यक विद्यार्थी है यानी जिनकी संख्या बहुत कम होती है, आरक्षित वर्ग आते हैं, इनकी जो आईक्यू लेवल या किसी तरह की अधिगम में दिक्कत नहीं है, तो इनके लिए अगर पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, इनके लिए तो आरक्षण हम लोग देते हैं। लेकिन जब करिकुलम को बात हो रही है, यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात हो रही है कि हम उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे, तो वो किन विद्यार्थियों के लिए बनाएंगे, उनके लिए कब बनाएंगे जिनको अधिगम करने में दिक्कत होती हो, जिनको अधिगम से रिलेटेड कोई परेशानी होती हो, वहां पर हम उनको विकलांग विद्यार्थी या डिसेबल स्टूडेंट बोलते हैं ना। ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था। डिसेबल्ड में, विकलांग में कई तरह के आते हैं, जिनको आंखों से कम दिखाई देता हो, सुनने में हो, उठने बैठने, इस तरह की जो दिक्कतें वो फेस करते हैं, उन बच्चों के लिए होती है। तो अगर हम बात करें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को, तो इनको लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरक्षित जातियों के लिए इनको भी लर्निंग से कोई रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो वो विकलांग विद्यार्थियों के लिए, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। ठीक है, धानी ने बोला, मीला कुमारी, हाँ आप लोग का आंसर सनम ने बोल रहा है कि ए होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, थोड़े से पूछने का तरीका अलग होता है, उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो हम वहीं पे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, और मिस्टेक्स हो रही है तो कोई बात नहीं, आप उससे और अच्छा सीखेंगे। आइंदा फिर कभी एक प्रश्न आएगा तो आप उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जा सकता। यानी जब हम क्लास में ड्यूरिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन सा जो एक प्रोसेस है जिनको हम सुटेबल नहीं मान सकते हैं क्लासरूम में, तो वो कौन सा है। मौखिक प्रश्न, एमसीक्यू, असाइनमेंट, या आपका परियोजनाएं करना या प्रोजेक्ट्स देना। थ्योरी क्लासेस भी मैं ही लेती हूँ पिंकी। मेरी थ्योरी क्लासेस सारे एक 1 बाय 1 टॉपिक के हो चुके हैं, और ये टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं एमसीक्यू आपकी स्टार्ट करी हूँ। और अगर आप मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके उन क्लासेस को, थ्योरी क्लासेस को देख सकती हैं। और किसी तरह की अगर डाउट है तो थ्योरी क्लासेस के लिए आप वो बताएंगी तो हम वो डाउट क्लासेस में वो आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। थ्योरी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, मैंने थ्योरी, और बीच-बीच में मैं थ्योरी क्लासेस लेती भी रहती हूँ। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, रेगुलर जुड़े हैं, शाहीन है, ज़रीन है, माही है, इन लोगों को पता है कि मैंने थ्योरी क्लासेस भी ली हैं, और बीच-बीच में मैं ये सब क्लासेस कराती रहती हूँ, और एमसीक्यू में वो कॉन्सेप्ट मैं काफ़ी क्लियर करती चलती हूँ। 13 का सी, अगर हम बोले कि ड्यूरिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जब हम बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं, जब क्लास में हम एंटर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर बीच में अगर पढ़ा रहे हैं, तो जो सही आंसर नहीं होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू कराना। ये सही नहीं होगा। हम एमसीक्यू तभी कराते हैं जब हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, हम सब कुछ पढ़ा चुके होते हैं, तब हम करते हैं एमसीक्यू। तो मौखिक प्रश्न हम पूछते रहते हैं क्लास में, अगर पढ़ा रहा है, बच्चों में उत्सुकता लाने के लिए, उनका इंटरेस्ट जानने के लिए हम मौखिक प्रश्न करेंगे, असाइनमेंट्स भी देंगे। कोई भी टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का लिया, वो टॉपिक पढ़ाते समय हमने क्या किया, उसको एक छोटा सा असाइनमेंट दे दिया कि आपको इस पे कोई वर्क करना, प्रोजेक्ट हो गया। जैसे हम अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्लांट्स के बारे में उन्हें प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देंगे। अगर बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड हम कुछ प्रोजेक्ट्स क्लास में दे देंगे कि आप ये बनाओ। तो ये क्या हो गया कि जब हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर के साथ, तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को असाइनमेंट्स दे के कर रहे हैं। बट एमसीक्यू कब कराएंगे, जब उसका फाइनल एग्जाम्स लेते हैं या फाइनल पूरी पढ़ाई होने के बाद तब करते हैं। ठीक है,
तो जो इसमें होगा कि उपकरण सही नहीं माना जाएगा, तो वो किसको मानेंगे? एमसीक्यू को करेंगे। ठीक, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? बी बोल रहे हैं, हाँ, जरीन का आंसर सही था बी। 13 का करिएगा सभी। ज्वाइन की थ्योरी क्लासेस आपको जिस टॉपिक पे अगर नहीं क्लियर है, हम रिवीजन क्लासेस कराएंगे, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, उस पे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थ्योरी क्लासेस भी हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने थ्योरी क्लासेस कराई है, पूरा टॉपिक 1 बाय 1 कराया है चैप्टर्स को, तो उसमें आप परेशान नहीं हुई। और अगर आप नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो क्लासेस को देख सकते हैं, और जहाँ भी आपको जो चैप्टर नहीं समझ में आया, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, आप हमें बता सकते हैं, हम डाउट क्लासेस में आपको वो चीज़ें करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक समस्या बच्चे को है, अगर एक समस्यात्मक बच्चा है तो वो किस वजह से समस्यात्मक बन जाता है? अभिभावकों के लाड प्यार करने से, वंशानुगत समस्याएं, बुद्धि संबंधी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पे आपके एक क्वेश्चंस के कई उत्तर देते हैं, उनको हम एमसीक्यू बोलते हैं। एक समस्यात्मक बच्चे अगर हो जाता है, आप क्लास में कई तरह के बच्चे देखे होंगे जो काफी मिसबिहेव करते हैं अपने पीयर्स के साथ या एल्डर्स के साथ या टीचर्स के साथ, तो वो किस वजह से होता है? यस, अभी जो हो रहा है वो एमसीक्यू हो रहा है, मतलब ये आपके कई एग्जाम्स को लेकर जो पेपर्स आपके बने थे, मैंने उसको लेकर करा रहे हैं, और जो आपके एग्जाम होंगे ये भी इसी पैटर्न्स में होंगे। और पीवाईक्यू यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार आपसे बनते जाते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, उसमें मैंने नए नए क्वेश्चंस भी ऐड कर रही हूँ, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, आंसर सभी कर रहे हैं आपका 14 के लिए। 14 का ए बिल्कुल सही है। जो समस्यात्मक बच्चे क्या होते हैं, परिवार में जो बहुत ज्यादा लाड प्यार, हर चीजों की इनकी डिजायर फुलफिल होती है, तो बच्चे क्या होते हैं, वो बाहर भी वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि बाहर जो हम घर में ट्रीट कर रहे हैं, जैसे हमें घर में ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही हमें बाहर भी किया जाएगा। तो वो बच्चे जब बाहर के एटमॉस्फेयर में जो इनका इन्वायरमेंट होता है, वहां एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं दूसरों के लिए। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, अभिभावकों के लाड प्यार से। ये जो समस्याएं होती हैं, ये वंशानुगत नहीं कर सकते, बुद्धि संबंधी समस्याएं भी नहीं कर सकते, और ना ही शारीरिक समस्याएं। जो मिसबिहेव क्लास में करते हैं, या उदंडता, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा लाड प्यार से क्या होता है, उनके अंदर जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं, वो दूसरों के अकॉर्डिंग हो जा सफिशियंट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, 14 का ए बिल्कुल सही आ रहा है सभी का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनुपस्थिति से निपटा जा सकता है। यदि यदि कोई बच्चा या बच्ची क्लास में रेगुलर नहीं है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, मिठाई देना चाहिए, या माता पिता से संपर्क करना चाहिए? काफी इजी प्रश्न है, आई थिंक आप सभी इसका बहुत सही आंसर करेंगे। अनुपस्थिति से निपटा जा सकता है शिक्षण के द्वारा, छात्रों को दंडित करके, मिठाई देना, या माता पिता से संपर्क करना। अगर कोई बच्चा या बच्ची क्लास में रेगुलर नहीं है तो। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर। मुझे आशा थी कि आप सभी आंसर सही करेंगे। तो बिल्कुल सही है कि माता पिता से उसके संपर्क करेंगे। हो सकता है कोई उनकी
फैमिली रिलेशन या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो फैमिली से रिलेट करता हो, उस वजह से भी बच्चा नहीं आ रहा हो या फिर कोई और कारण हो, तो हम उसके माता पिता से इस बात का डिस्कस करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वह अवस्था जिसमें एक बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने के लिए जिन होता है, यानी कह सकते हैं कि इवेंट्स में, यानी जो भी स्थिति है उसको तार्किक रूप से सोच रहा है के रूप में माना जाता है, वो कौन सी अवस्था होती है? संवेदी मोटर अवस्था, औपचारिक प्रश्नात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस प्रश्नात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थैंक यू जरीन। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब पूरा सही करोगे सारे पेपर्स में, और बहुत अच्छा आपका सीटेट का एग्जाम होगा, या आप जो स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए। अगर हम बात करें जहाँ पे बच्चा वस्तु और घटनाओं के बीच में तार्किक रूप से सोचना लगता है किसी वस्तु और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो हमारी कौन सी स्टेज होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या पूछा गया? वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच रहा है, यानी लॉजिकल थिंकिंग वो देने लगा है, सब चीजें करने लगा है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। सेंसरी मोटर स्टेज यानी बच्चे जो पूरी तरह से इंद्रियों के माध्यम से अपने जो भी उनका सुनना देखना होता है ना, उसके माध्यम से कार्य करना स्टार्ट करता है, किसी चीज को देख के खींचना ये करना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, जब वो चीजों को देखता है और जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी वो सोचता है, लॉजिकल थिंकिंग देने लगता है, यानी अमूर्त रूप से सोचने लगता है ना, तर्क वितर्क हाइपोथेसिस बनाने लगता है, तो वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जहां पे बच्चा रिवर्सिबल काउंटिंग नहीं कर पाता, चीजों को सिंबॉलिक खेलता है, यानी कि प्रतीकात्मक रूपों में खेलता है। डेवलपमेंट होता है, कंजर्वेशन नहीं आती है, उसका कंजर्वेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, वो किस स्टेज में होता है? हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। और बच्चा कब जो चीजें मूर्त रूप में उनके सामने प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में वो थिंकिंग करने लगता है, सोचने लगता है, अपने रीजंस देने लगता है। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि ठोस प्रश्नात्मक अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, सनम ने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही है, जरीन ने भी आंसर किया है डी बिल्कुल सही आंसर है, बी नहीं होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तब होगा जब बच्चे क्या होते हैं, किसी चीज को अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं, यानी जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट नहीं है उन चीजों के बारे में भी वो कल्पना करने लगता है, तर्क देने लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। हाँ, मीला कुमारी का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी होगा। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा कंजर्वेशन सीख लेता है, यानी कि वर्गीकरण सीख लेता है, यानी जो वस्तु कोई चीज है उसके आकार में अगर परिवर्तन होता है तो शेप और साइज के चेंज होने से उस द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। प्रेरित शिक्षण का संकेत किसको माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य दिया जाता है, छात्रों द्वारा पूछताछ, कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस करना, यानी कि एकदम शांति से क्लास में आप रहो। आज का जो मैं एमसीक्यू आपके लिए लाई हूँ ये कई एग्जामों के से रिलेट करके और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड करके किया है, और मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। अभी जो मेरी लास्ट क्लासेस हुई थी वो आपके ऑनलाइन पेपर में जो हुए थे उसको मैंने कराया है। ठीक है विवेक राज, क्वेश्चन नंबर 17 का सभी आंसर करिएगा। सी,
अगर हम कहें कि प्रेरित शिक्षण, यानी प्रेरित शिक्षण का संकेत कब माना जाएगा? जब शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य दिया जा रहा है, ठीक है, यानी रेमेडियल टीचिंग की जा रही है, जहाँ पे बच्चे के प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसका उपचार करके हम उसको शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना? वहाँ पे बच्चे ने अपना प्रॉब्लम बताया टीचर को, यानी वो शिक्षक को समझना चाह रहा, शिक्षक भी उसको समझ रहा है। तो वहाँ पे उसके प्रॉब्लम्स को समझा, उसका सही निदान किया, उपचार किया और फिर उसके बाद उसको एजुकेशन दिया। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, केवल छात्रों द्वारा पूछताछ करके नहीं करेंगे, छात्रों को ने पूछ लिया आपको क्या समझ में आया, क्या हुआ, इससे नहीं होगा। जब दोनों का इंटरेक्शन हो, जहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों इंटरेक्ट करते हो, वो हमारी जो शिक्षण होगी वो इंटरेक्टिव शिक्षण कहलाएगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षक द्वारा उपचारात्मक, यानी शिक्षक ने अपने शिक्षार्थी का फीडबैक लिया, उस फीडबैक से उसको पता चला कि शिक्षार्थी ने कहाँ तक सीखा, उसको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और उसके प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया और उसके बाद फिर से उसने उसको एजुकेशन देने या अधिगम कराने की कोशिश करी। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा कि रेमेडियल वर्क इज गिवन बाय द टीचर। ठीक है, हाँ, बी होगा सभी का आंसर इसका 17 का। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है तो एक बार बताते जाना कि किसी तरह का डाउट आप पूछ सकते हैं आराम से, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो क्लास में। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? काफी बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बना रहना चाहिए कि डिसलेक्सिया जो होता है किसके साथ जुड़ा हुआ है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पढ़ने का विकार, व्यवहार संबंधी विकार। चलिए, जरीन बोल रही हैं क्लियर है। चलिए ठीक है, तो 18 का करिए कि डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? इजी है, आप सभी बता सकते हैं। 18 का सी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि ये जो होगा आपके पढ़ने के विकार से होगा। गणित का जो होता है डिस्कैकुलिया होता है, व्यवहार संबंधी व्यवहार तो वो आपका अलग ही हो जाएगा, मानसिक विकार भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग 20 का ही करिएगा कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया गया है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को कहाँ पर वेल डिफाइंड कर सकते हैं? विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे? कौन सा है वो? खेल का मैदान है, स्कूल का मैदान, खेल का मैदान स्कूल और कक्षा है, सभा सागर है, या गृह यानी घर है? प्लेग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम, ऑडिटोरियम एंड होम। सभी आंसर करिएगा। 20 का ए, बिल सभी ए कर रहे हैं। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, तो संज्ञानात्मक विकास जहाँ पे हमारे कॉग्निशन की बात हो रही है, जहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो कहाँ पे सीख रहे हैं, जान रहे हैं? स्कूल और कक्षा में सीख रहे हैं, यानी अपने विद्यालय में। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? स्कूल और कक्षा होगा। जहाँ पे सामाजिक विकास की बात होती है वो हमारा खेल के मैदान में होता है, लेकिन जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही हो वो स्कूल और कक्षा में हो रही है। इस तरह के प्रश्नों को दो तरह से पूछा गया और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। तो कहीं पे खेल का मैदान लिया गया, कहीं पे स्कूल और कक्षा लिया गया। लेकिन अगर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, जहाँ पे हमारी बात संज्ञान से जुड़ी हो, वो कहाँ पे होगी? वो स्कूल और कक्षा में होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी, ये स्कूल और कक्षा में होगी। चलिए, हाँ, शाहीन, जरीन, हेमलता, सभी का आंसर सही आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए, वो कहाँ पे होनी चाहिए? जो स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड होते हैं, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या एक विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों
द्वारा। 21 का सभी आंसर करना। हाँ, बिल्कुल सही है। सुरेंद्र वर्मा सनम, आप लोग का आंसर सही आ रहा है। उस 20 के लिए बी। ठीक है, 21 का करिएगा सभी। फेस वाला मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग को जो स्क्रीन हो वो क्लियर दिखे, पीछे जो क्वेश्चन हो ना वो क्लियर दिखे। क्या होता है, हम जब सामने दिख लेते तो आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिखते हैं, इसलिए मैंने फेस कैम नहीं लगाया है। ठीक, बिल्कुल सही आ रहा है आपका 21 का ए, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो समावेशी शिक्षा की बात कही गई है कि सभी को समान शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ प्रोवाइड करानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा नहीं होगा, ज्योति डी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन बोलती है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें हमें किसके साथ शिक्षा देनी है, सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान करानी है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आंसर सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है। शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है, नई शिक्षा को पुरानी शिक्षा से अलग करता है, शिक्षार्थियों को यूनिडायरेक्शनली सोच यानी कि एक तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है, नए शिक्षार्थियों के बीच सीखने में रुचि पैदा करता है। तो 22 का सभी आंसर करिएगा कि 22 का क्या होगा। हम बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर 21 के लिए ए। 22 का सभी आंसर करिएगा कि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, क्या है मोटिवेशन। क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है, नई शिक्षा को पुरानी शिक्षा से अलग करता है, शिक्षार्थियों को यूनिडायरेक्शनली सोचने के लिए मजबूर करता है, यानी किसी एक तरफ ही सोचने के लिए मजबूर करना, नए शिक्षार्थियों के बीच सीखने में रुचि पैदा करना। बिल्कुल सही आ रहा है आपका शाहीन, हेमलता, ज्योति, जरीन, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि नए शिक्षार्थियों के बीच में सीखने में इंटरेस्ट आपका डेवलप करना है, इंक्रीज करना है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दृश्य के कमी के साथ ग्रेड 5 का एक छात्र होना चाहिए, यानी कक्षा 5 का जो छात्र है जिसको दिखने में कमी है, दिखाई कम देता है, उसके लिए क्या किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए या किस तरह का माहौल उसको देंगे। निचले स्तर के काम करने के लिए माफ कर दिया जाएगा, यानी जो काम सही नहीं कर रहा, उसे कम स्तर का कर रहा है, उसके लिए माफ कर दिया जाएगा। माता पिता और दोस्तों द्वारा अपने नियमित काम में मदद की कक्षा में सामान्य रूप से इलाज किया जाएगा और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, कक्षा में विशेष उपचार दिया जाता है। A student of grade 5 with visible deficiency should be। 23 का सभी आंसर करिएगा कि अगर जो क्लासरूम में एक बच्चा उसे कम दिखाई देता है तो उसके लिए हम किस तरह से शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, किस तरह की शिक्षा देना उचित होगा। तो अगर हम कहें तो उसको निचले स्तर का, यानी जो काम कर रहा है उसे लोअर स्टेज का कर रहा है, तो हम उसके लिए उसको माफ कर देंगे। माता पिता और दोस्तों से उसकी हेल्प करने के लिए कहेंगे। कक्षा में सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे, इलाज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम एक उपचार की तरह से कार्य करेंगे। और ऑडियो सीडी के माध्यम से क्या करेंगे कि उसको सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, दोनों तरीकों से उन्हें हेल्प देने प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। इसका जो राइट होगा आंसर होगा वो हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली छात्र से निपटने वाले प्रश्नों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है। किन तरह के क्वेश्चंस पे हम बच्चों को ज्यादा कहेंगे डील करने के लिए, तो वो क्वेश्चन हमारे कौन से किस तरह के होंगे। 24 का सभी आंसर करिएगा कि गिफ्टेड स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन डीलिंग विथ रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग या एनालाइजिंग।
23 का सी, बिल्कुल सही। मिला और हेमलता जो आंसर कर रही हैं सी होगा, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। 24 का सभी आंसर करेगा। सॉरी, मैं 23 का आपका देख रही हूँ, बिल्कुल सही है, पर 24 का सभी आंसर करेगा कि क्रिएटिंग करेंगे सृजनात्मक। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो किस तरह के प्रश्नों पे अपना समय ज्यादा स्पेंड करना पसंद करेंगे, जो सृजनात्मक हो, यानी जो एक आंसर को वो कई तरीकों से सोच सके, कई तरह के सॉल्यूशन दे सके। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रिएटिंग करना। ये बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली, काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, इसलिए इनको क्रिएटिव वाले प्रश्न देने चाहिए। शाहीन, आपका आंसर गलत आ रहा है। 24 का डी नहीं होगा, सी होगा। एनालाइजिंग, विश्लेषण करना नहीं, सृजनात्मक क्वेश्चंस इन्हें करना ज्यादा अच्छा लगता है। उस तरह के ही प्रश्न हम उनको प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन आते हैं। ठीक है, हाँ, 24 का सी। आप सभी का आंसर कुछ सही आ रहा है 24 के लिए। 25 का सभी आंसर करिएगा। हाँ, सी होगा सभी का आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि माता पिता से ऑफ स्प्रिंग, यानी जो ट्रेट्स ऑफ क्वालिटीज जो आते हैं ना, गुण आते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, ऑफ स्पेयरिंग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्पेयरिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल, जीन्स, हेरिडिटी या होमोस्टेसिस। यानी पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होमोस्टेसिस बोलते हैं। जो गुण माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम अपने माता पिता की तरह दिखना, आंखों का रंग, उनकी तरह बिहेवियर होना, ये सब किसकी वजह से बच्चे में आते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा आनुवांशिकता। बिल्कुल सही आंसर है आपका कि पर्यावरण तो हमें उसको डेवलप करते हैं, जो क्वालिटीज हमें आती हैं, लेकिन ये जो बच्चे के अंदर आती हैं वो किसके द्वारा आती हैं? आनुवांशिकता के द्वारा आती है, जिनमें माता पिता के दोनों गुण समाहित होते हैं। बिल्कुल सही है सभी का आंसर। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आनुवांशिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रचनात्मकता की विशेषताएं क्या है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी है उसकी विशेषताएं क्या है? ओरिजिनलिटी है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑल ऑफ द एबव है, यानी कि जो सभी हैं। मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन या उपयुक्त सभी। हाँ ज्योति यादव, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। हेरिडिटी होगा, जो माता पिता से हमें गुण लगता है, यानी जो बच्चे दिखते हैं, आंखों का रंग, बाल, शरीर, रंग, रूप, जो हम कहते हैं ना कि ये बिल्कुल माँ पे गया है, बिल्कुल पिता पे गया है, तो ये जो होती है हमारी आनुवंशिकता होती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से या पूर्वजों से मिलती हैं। 26 का डी बिल्कुल सही है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सृजनात्मक बच्चे होंगे उनके में ये सारे गुण पाए जाएंगे। ओरिजिनलिटी भी होगी, फ्लुएंसी भी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ऑल ऑफ द एबव होगा, सभी होगा। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, बिल्कुल सही। इसको हम OFF से भी याद कर सकते हैं, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यूज्ड बाय सोशल वर्कर? सोशल वर्कर जो होता है उनमें किस तरह की बुद्धिमत्ता पाई जाती है? सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? शारीरिक, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, पारस्परिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल या अस्तित्वगत? एक्सटेंसियल आंसर 27 का सभी करिएगा। हार्वर्ड गार्डनर जी का ये थ्योरी है, जिन्होंने बुद्धिमत्ता के कई प्रकार बताए। इनकी जो बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने इसकी थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, और जो 8वीं बुद्धि है आपकी अस्तित्वगत, इस पे इनका रिसर्च चल रहा है 9वें प्रकार पे। तो उन्हीं में से जो पूछा है कि सोशल वर्कर जो होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, तो बॉडी काइनेस्थेटिक वाले में कौन कौन से होंगे? कौन आंसर करेगा? बॉडी काइनेस्थेटिक वाले जो होते हैं उनमें किस कौन कौन से आएंगे?
सभी 20 का बी बोल रहे हैं, 27 का बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका कि इंटरपर्सनल जो दूसरे के इमोशंस को, भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ के उसको एक्सप्रेस करता है, वो कौन होगा? वो हमारा सोशल वर्कर होगा। सोशल वर्कर जो समाज में हर चीज़ों को देख रहा है, सबकी भावनाओं को और व्यक्तिगत उनकी जो भी फीलिंग्स है उनको समझ रहा है। इंट्रापर्सनल में कौन होंगे? जो खुद की भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस करता है, अपने अच्छे तरीके से जानता है, वो हमारे इंट्रापर्सनल में आते हैं। और बॉडी काइनेस्थेटिक में कौन से आएंगे? जिनका अपने शारीरिक मांसपेशियों, गतिविधियों, गामक जो बोलेंगे ना उस पे अच्छा कंट्रोल होगा, वो कौन से होंगे? वो हमारे डांसर होंगे, एथलेटिक होंगे, ये सब जो होंगे हमारे उसमें आएंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं बताते जाइएगा, आप भी आंसर करिए, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाएंगे या पूछे भी गए हैं कि ये किस तरह की बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति आएंगे। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे बताते जाइएगा सभी। इसमें आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आएंगे, डांसर आएंगे, एथलेटिक आएंगे, फिटनेस होंगे, जिम ओनर होंगे, ये सब क्या होंगे? मैकेनिक होंगे, कारपेंटर होंगे, एक्टर होंगे, जिनका क्या होता है अपने हाव भाव, शरीर, शारीरिक रूप से जो अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। एक्टर्स क्या करते हैं? अपने शरीर का फेशियल एक्सप्रेशन ज़्यादा देते हैं। जो डांसर होते हैं वो अच्छी तरह से बॉडी मूवमेंट करते हैं। एथलेटिक हो गए, ये सब हमारे इसमें आते हैं, ठीक है ना। लिंग्विस्ट में कौन आएंगे? आपके पब्लिक स्पीकर्स आएंगे, लाइब्रेरियन आएंगे, पॉलिटिक्स आएंगे, रेडियो अनाउंसर आएंगे, टीवी होस्ट, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, जिनकी बोलने वाली क्षमता बहुत ज्यादा होगी वो उसमें आएंगे, है ना। चलिए, और एक बताइए कि इंट्रापर्सनल में कौन कौन से आएंगे? क्रिकेटर, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, जो बॉडी बॉडी काइनेस्ट्री में क्रिकेटर भी आपके शामिल हैं। जो भी खेल से संबंधित जो भी खेलते हैं आपके, वो सब उसमें शामिल होंगे, जिनका फिजिकली एक्टिविटीज ज्यादा होता है। भावेशी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। और इंट्रापर्सनल में कौन कौन आएंगे? जो उसमें कौन कौन होंगे? आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे, मनोवैज्ञानिक इसीलिए होते हैं कि मन की बात, अपनी भी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं और दूसरों के भी जानते हैं, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, राइटर होंगे जो लिखते हैं, दूसरों की भावनाओं को भी लिखते हैं, दूसरों को भी अच्छे से लिखते हैं और खुद की भावनाओं को भी एक्सप्रेस करते हैं। इंट्रापर्सनल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। थेरेपिस्ट होंगे, आपके काउंसलर होंगे, इसमें भी सोशल वर्कर आएंगे। सोशल वर्कर वही कर सकता है जो जिसपे खुद पे कुछ बीता हो और वो अपने फीलिंग से अटैच करके दूसरों को देखता है, तो ये दोनों में भी आते हैं। तो आपके इंटरपर्सनल, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। और पोएट होंगे इंट्रापर्सनल में, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंटरपर्सनल होगा, यानी कि पारस्परिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो बर्ड वॉचेस करते हैं, यानी जिनका प्राकृतिक की तरफ ज्यादा रुझान है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यूज्ड बाय बर्ड वॉचर्स? क्वेश्चन नंबर 20 का करिएगा कि ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता में आएंगे बर्ड वॉचर्स जो हैं? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, अस्तित्वगत सूचना वाले, इंटेलिजेंस वाले, भाषाई बुद्धिमत्ता वाले, या अंतर्व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले? बिल्कुल सही आ रहा है कि इनका प्राकृतिक से चीजें, जो प्राकृतिक चीजें होती है ना उसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। आपके जियोलॉजिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, गार्डनर हो गए, या जिनको हम कह सकते हैं जो भौतिकी चीजों में, बाहरी दुनिया में प्रकृति को ज्यादा प्रेम करते हैं, इनका प्रकृति की तरफ ज्यादा रुझान होता है, वो वाले हमारे किस में होते हैं? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में होते हैं। भाषाई वाले मैंने बताया ना, जिनका भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड स्पीकर है, अच्छे भाषा का प्रयोग करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो हमारे भाषाई बुद्धिमत्ता वाले होते हैं। बट जो प्राकृतिक से संबंधित फूल पौधे, दुनिया में जो भी है, पहाड़ पर्वत, बर्ड्स, इन सब चीजों के, यानी प्राकृतिक चीजों के प्रति उनका रुझान ज्यादा है, वो हमारे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है आंसर आपका 28 का ए।
तो चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवांशिकता या राजनीतिक दल? क्वेश्चन नंबर 29 का सभी आंसर करिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो अगर हम बात करें कि बच्चे की जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, उसके परिवार में होगा। परिवार ही उसका प्रथम सामाजिकरण करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, परिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की एजेंसियां हैं, ठीक है। मीला कुमारी बोल रही 29 का बी नहीं होगा, ए होगा। जो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो कहाँ से होता है, फैमिली से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की एजेंसियां हैं जहां पे बच्चे में सोशल चेंजेस होते हैं, वो कौन सा होगा? हाँ, 29 का आप सभी का आंसर सही है। प्रतीक्षा, भावेश, मीला, सुरेंद्र, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 30 का सभी आंसर करेगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और जितने लोग भी मेरे से ज्वाइन होते जा रहे हैं, चैनल को मेरे शेयर करिए, लाइक करिए। हमेशा जैसे मैं एज यूजुअल आप लोग को बोलती रहती हूँ, तो ये आप लोगों के लिए है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको लाइक करिए, है ना। मेरा जो है काम आपको पढ़ाना, अच्छे से अच्छा टॉपिक देना, क्वेश्चन कराना, और आपका भी एक है कि आप हम अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक करिए। बिल्कुल राइट आंसर सभी का आ रहा है कि सोशलाइजेशन जो होता है, सामाजिक परिवर्तन जहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, स्कूल होगा। परिवार भी होता है, परिवार हमारा प्राथमिक होता है, और स्कूल, विद्यालय, परिवार के बाद से जो भी परिवेश हमारा बाहर का आता है वो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर सभी का आया है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा स्कूल होगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आज का हमारा 30 क्वेश्चन हो चुका है। अब आप स्कोर करके बताना कि आपने इसमें पूरे कितने सही किए हैं। ऐसे ही मैं रोज आपके लिए ढेरों क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और अभी आज मैंने एमसीक्यू सब जगह किया। कल मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो भी ऑनलाइन पेपर है, अभी मैंने 2-3 ही पेपर आपको कराए हैं, बाकी का भी मैं अब स्टार्ट करूंगी, ताकि जो आपकी तैयारी हो वो और अच्छी हो सके। तो इसके लिए सभी आप हमारे साथ ज्वाइन होते रहिए चैनल में, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना, तो बाकी लोगों को भी इससे फायदा होगा। माही का 24 है, जरीन का 28 है, शाहीन का 25 है। गुड स्कोर माही और शाहीन, आपके कम क्यों हो गए? बाकी पेपरों में आपने, ऑनलाइन पेपर जो हुए उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया था, बट ये तो काफी मैंने इधर उधर से क्वेश्चन लिए थे, मुझे लगा था कि आप सभी इसमें 30 आउट ऑफ 30 करेंगे। हाँ, मैंने ऑनलाइन जो आपके प्रीवियस ईयर में ऑनलाइन पेपर्स हुए थे ना, मैं उसको सॉल्व करा रही हूँ। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों को लेके हम चल रहे हैं। समर 28, गुड। कोई बात नहीं ज़ारिन, आपके भी अच्छे स्कोर हैं अगर 2 राउंड हुए हैं तो। ऐसे ही आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो भी दूर होंगे। और आपको प्रैक्टिस ही करता है ना, प्रैक्टिस में एक गुड इफेक्ट डालता है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन पर। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज ज्वाइन होते रहिए मेरे साथ, और जिसको अभी जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम डाउट क्लासेस आपके लेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आप लास्ट पे आए थे वही सही हो गया। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब स्टार्टिंग से स्टार्ट होते रहो। धानी का 20 है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही आप सब लगे रहिए प्रैक्टिस में, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा लास्ट कराते कराते आप सभी 30 आउट ऑफ 30 पाएंगे। और
जिनको भी डाउट्स का है आप ये व्हाट्सएप नंबर पे जाइए और वहाँ से नोट्स वगैरह आपको सारी प्रोवाइड करी जाएँगी। तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप उसको देखते जाइएगा, ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय-बाय, टेक केयर। फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे 3 पीएम। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। गुड डे नहीं बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे।